हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का चैप्टर। कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर हम फिक्स एसेट्स यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। जैसे मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है। तो हर बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स यूज होते हैं और फिक्स एसेट्स टाइम के साथ हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होने के रीज़न भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली हम जब बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं तो इससे उनकी वैल्यू में कमी आएगी और जो वैल्यू में कमी आती है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कंटिन्यूस यूज करने से जो परमानेंट उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। इससे हमें डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जो डेप्रिसिएशन होता है किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कंटिन्यूसली जो उसकी वैल्यू कम हो रही है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन है इसका। फिक्स एसेट से जो लैंड होती है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि लैंड की वैल्यू है वो कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगी। प्रेजेंटली जो हमारी लैंड होती है उसकी वैल्यू तो टाइम के साथ इंक्रीज ही होती जाएगी, क्योंकि पीपल हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और लैंड है वो कम है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो भी डेप्रिसिएशन है वो परमानेंट नेचर का होगा, यानी कि जो वैल्यू में कमी आती है किसी भी एसेट्स की उससे क्या होगा, वो परमानेंट टाइप की होगी। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो डेप्रिसिएशन होती है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि लगातार टाइम के साथ जब किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, एक बार हमने किसी भी एसेट्स को यूज़ किया है और जैसे कि हम घर पे किसी भी एसेट्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, लेकिन एक बिजनेस के अंदर लगातार किसी भी एसेट्स को यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हमारा आता है, जो डेप्रिसिएशन होती है वो वैल्यूएशन की प्रोसेस नहीं होती है। कभी भी ये हमें ध्यान में रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो वैल्यूएशन की प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस है, टोटल जो कॉस्ट होती है किसी भी एसेट्स की उसको पूरी जो उसकी लाइफ होती है उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक तरह से। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो एसेट्स की बुक वैल्यू पर लगता है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन होता है वो केवल हम यूज़ करते हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड है वो यूज नहीं करेंगे। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम करेंगे, तब इसको हम ध्यान में रखेंगे। और जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यानी कि कैश में हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कैश में हम कोई एक्सपेंसेस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कैश में ये नहीं है कि हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और 10,000 हमें किसी को पे करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, किसी को हमें कुछ पे नहीं करना है। फिर जो डेप्रिसिएशन होता है उसके क्या रीजन है? सबसे पहले हमारा आता है बाय कांस्टेंट यूज। ये बात हमने पहले ही कर ली थी। लगातार किसी भी एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है? जैसे स्टार्टिंग में हमने कोई मशीनरी ली थी, 10 साल तक हमने उसको यूज़ किया, जो प्रोडक्शन उसने स्टार्टिंग में किया था वो प्रोडक्शन उसी प्रकार का 10 साल के बाद हमें नहीं मिलता है। तो कॉन्स्टेंटली यूज़ करने से उसकी वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। दूसरा हमारा रीजन आता है कि जो कोई भी एसेट्स होती है, एक्सपायरी ऑफ टाइम। किसी भी एसेट्स का जब टाइम है एक्सपायर हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट रीजन है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कैसे? जैसे हमने कोई कॉपीराइट ले रखा था 20 साल के लिए और उसकी वैल्यू क्या देनी थी, 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी। तो एवरी ईयर 25,000 रुपये तक की जो डेप्रिसिएशन है वो उस पर हम लगा देते हैं। तो जो 25,000 वैल्यू है वो तो एवरी ईयर कम होगी एसेट्स की, चाहे हम उसको यूज करें या ना करें। फिर फोर्थ हमारा पॉइंट आता है बाय ऑब्सोलेंस। इसमें क्या होता है, कोई भी नई टेक्निक आ जाती है, कोई नया इन्वेंशन हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है
तो उससे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो हमारा एसेट्स है तो उसकी क्या होगी, ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। फिर आता है बाई एक्सीडेंट। इसमें क्या होगा, किसी भी रीजन से जैसे अर्थक्वेक हो गया या कोई फायर है, उस रीजन से अगर हमारी एसेट्स डैमेज होती है तो उसको हम बोलते हैं बाई एक्सीडेंट है, वो क्या हुआ है, रीजन है डेप्रिशिएशन का। फिर उसके बाद आता है बाई डेप्रिशिएशन। बाई डेप्रिशिएशन में क्या होता है, जैसे ये हमारी माइंस होती हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यूज़ कम हो जाती है। जैसे खनिज पदार्थ है वो माइंस से निकाले जाते हैं, लगातार हम उनको यूज़ करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर हमारा एक रीजन हो सकता है कि मान लिया कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर परमानेंटली उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कमी आ जाती है, चाहे वो मार्केट वैल्यू ही हो, बुक वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू भी अगर परमानेंटली किसी इन्वेस्टमेंट या एसेट्स की कम हो जाती है तो उसको भी हम डेप्रिशिएशन में कंसीडर करेंगे। फिर डेप्रिशिएशन की तरह ही कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं वो यूज करते हैं हम, और इनको ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। पहला हमारा है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन में क्या होगा, जो डेप्रिशिएशन वर्ड है वो यूज करते हैं हम फिजिकल एसेट्स के लिए, जैसे हमारी बिल्डिंग है, मशीनरी है। फिर है डेप्लीशन। डेप्लीशन यूज होता है मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि हमारी माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं। और अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन हमेशा यूज होगा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, जैसे हमारे पेटेंट हैं, कॉपीराइट हैं, ट्रेडमार्क हैं। अगर इनकी वैल्यू में कमी है तो उसको हम क्या कहेंगे, अमोर्टाइजेशन। फिर है डायलैपिडेशन। ये होता है कोई प्रॉपर्टी लीज होल्ड कर रखी है, यानी कि लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर प्रॉपर्टी को हमने अच्छी कंडीशन में रखने के लिए जो कॉस्ट उसके ऊपर आती है उसी को हम बोलते हैं डायलैपिडेशन। जैसे हमने 20 साल के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पे दिया था, तो 20 साल तक उसको उसी अच्छी कंडीशन में रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आता है उसी को हम बोलते हैं डायलैपिडेशन। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।